जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। बिहार पुलिस SSC में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। सभी लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। तो आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय होता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मतलब मिश्रित व्यवस्था मतलब सरकारी और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व होता है अर्थव्यवस्था में, उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो 2 का ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। जल्दी से सही जवाब दीजिएगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह विकासशील राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं होता है। विकसित राष्ट्र के रूप में अमेरिका की गिनती होता है, लेकिन विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत का गिनती होता है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। तो 3 का ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो 4 का सही आंसर तृतीय हो जाएगा। तृतीय का जो क्षेत्र होता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो 4 का ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। सही जवाब दीजिएगा कि बंद अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें, 5 का सही जवाब दीजिएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें घाटे की वित्त अवस्था होती है। मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है नहीं। अगर मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती तो इसका नाम बंद अर्थव्यवस्था नहीं होता। तो इसका सही आंसर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था होती है बंद अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। सही आंसर संवित्र बंद अर्थव्यवस्था होता है। 6 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से सही जवाब दीजिए कि कौन से इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित की जाए। तो इसका सही आंसर एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यह BPSC 2008 में आपका पूछा गया प्रश्न है। आगे देख लीजिए, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। 8 का सही जवाब दीजिएगा कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। 8 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, उपयुक्त सभी पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का
वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ यही होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। अगला प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? 10 का सही जवाब दीजिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो देखिए 10 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर वैश्विक व्यापार, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। आगे देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का सभी लोग सही जवाब देंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वैश्वीकरण है इसका मतलब है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत की कुल श्रम शक्ति का सबसे ज़्यादा 54% जो है वह कृषि में लगा हुआ है। तो 12 का ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका 44% बिल्कुल सही आंसर है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े तब आंसर दें। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। आगे देख लीजिए 14 नंबर भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? देखिए 14 का सही जवाब दीजिएगा कि भारत में बेरोजगारी की आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? इसका सही आंसर NSSO हो जाएंगे। NSSO के तहत एक संगठन है NSSO एक संगठन है। इसी के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? तो देखिए भारत की बात करें तो ग्रामीण अल्प रोजगार और यहाँ चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तीनों प्रकार के बेरोजगारी जो है वो भारत में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर कृषि में मूलतः किस प्रकार के बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर होता है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी जो है वह कृषि में मूलतः बेरोजगारी की प्रधानता को देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है वह अदृश्य बेरोजगारी होती है। आगे देख लीजिए कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो देखिए कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ये तीनों बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो देखिए 18 का सही आंसर ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अब मान लीजिए किसी कंपनी में 50 लोग हैं और उसमें जो है वह 100 लोग कार्य कर रहे हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। वहाँ आवश्यकता से अधिक लोग अगर उपलब्ध हो किसी भी राज्य में तो वहाँ की बेरोजगारी जो है वह चरम सीमा पर होगी। 19 नंबर देख लीजिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी भी होती है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो 19 का मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए वर्तमान समय में देश में किस प्रकार के बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो देखिए इस समय जो है वह शिक्षित बेरोजगारी की जो समस्या है, क्योंकि सभी जो भी बच्चे हैं वो सभी शिक्षित हैं, जो भी लोग हैं वो सभी लोग शिक्षित हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई बीटेक किया है, कोई बीए किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई बीसीए किया है, एमएससी किया है, मतलब तरह तरह के उनके पास डिग्री है, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है
तो यह शिक्षित बेरोजगारी जो है वह भारत की समस्या बनी हुई है। तो 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह एक तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं है और ना ही शहरी क्षेत्र से। तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 तथा 2। 1 तथा 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी का जो कारण होता है वह अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो 22 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अभी हम आपको बताए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये आपका शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी शहरों क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न 24 नंबर का सही जवाब दीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है, जहां आपको बताना है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। और 4 ऑप्शन है, सही जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। आगे देख लीजिए 25 नंबर, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देखिए शैक्षिक बेरोजगारी में जो ग्रेजुएट लड़के हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो देखिए कुछ देर पहले ही बताए हैं कि भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वह आपका शिक्षित बेरोजगारी है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो बेरोजगारी कब होती है? तो देखिए बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसे आप ईंट भट्ठा पर जो व्यक्ति काम करता है उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। ईंट भट्ठा पर जो व्यक्ति काम करता है, गर्मी के दिनों में वह काम करता है ईंट भट्ठा पर, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो उसकी जो है काम छीन जाती है, वो फिर से बेरोजगार हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के भी नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार के नाम से। तो 27 का ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह निम्न में से पूछा जा रहा है। तो 28 का सही जवाब दीजिएगा कि 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी आपको बताएं हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर कृषि भी होती है, तो इसका सही आंसर कृषि हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से कृषि की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति की संख्या को कहा जाता है। इसका सही जवाब दीजिएगा कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यह लूसेंट का क्लास है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो देखिए गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है वह नीति आयोग करता है। नीति आयोग जो है वह भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो 31 का ऑप्शन भी आय में असमानता हो जाएगा। आय में असमानता के कारण अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो 32 का देख लीजिए क्या होगा, सही सही जवाब दीजिए। अगर आप सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन जो है वह परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो 32 का ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। देखिए आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, अभी आपका बारिश हो रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो सकता है। 33 नंबर का सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगी। इंदिरा गांधी बिल्कुल सही आंसर है। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो प्रारंभ था वह इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में अधिक कुपोषण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए गरीबी की तीव्रता की माप के लिए भारत में जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक जो है वह भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए IRDP भी कार्यक्रम जारी किया गया था, ट्राइसेम भी किया गया था, NREP भी कार्यक्रम आपका शुरुआत की गई थी गरीबी दूर करने होने के लिए। लेकिन सब नेताओं जो भी नेता थे, राजनेता थे, सब कार्यक्रम शुरू करके पैसा हड़प लिए और अभी तक भारत से गरीबी दूर नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 37 नंबर है, कूट भाषा में है, कथन है और यहाँ कारण दिया गया है। तो पहला कथन हम लोग पढ़ेंगे। कथन है कि भारत में नगरीय गरीबी को जड़े ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर जो है वह नीचा है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। जो आर है वह ए का इसका व्याख्या नहीं किया है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न 39 नंबर है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि तो 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। आगे देख लीजिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस वार्षिक प्रकाशन का है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट विश्व विकास रिपोर्ट जो है वह आपका IBRD जो है वह जारी करता है। IMF नहीं जारी करता है, UNDP नहीं जारी करता है, WTO नहीं जारी करता है, लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वह IBRD जारी करता है। आगे देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था। तो यह UNDP ने बनाया था। ये नहीं होगा, ना ही एशियन होगा, ना ही IBRD होगा। इसका सही आंसर UNDP हो जाएगा। UNDP मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था। UNDP ने बनाया था। आगे देख लीजिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा ली गई है। तो इसका सही आंसर महबूब उल हक बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक का जो हिस्सा है, देखिए ऑप्शन बताइए कि क्या हो जाएगा। तो देखिए मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है तो यह सकल नाम पर निवेश दर। अगर आप सकल नाम पर निवेश करते हैं तो उसका जो दर है, उसका जो ब्याज है वह मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। तो देखिए इसकी स्थापना UNDP के द्वारा की गई और इसका जो आधार है वह स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। आगे देख लीजिए, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला
प्रथम राज्य है? तो देखिए राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया था वह मध्य प्रदेश ने जारी किया था। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो यह अप्रैल 2002 में पहली बार यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। आगे देख लीजिए यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी उसमें भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया था, मतलब मध्यम मानव विकास श्रेणी। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो देखिए लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जो है वह मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न है। तो सभी लोग होमवर्क में इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 49 क्वेश्चन किए भारतीय इकोनॉमिक्स के। तो 49 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों, तो पीडीएफ आप लोग वहां से ले लीजिएगा। और जितने भी लोग हैं अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लूसेंट बुक पढ़ना चाहते हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।